हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक सोम। इस वीडियो में हम एक्सट्रैक्शन का पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स वो नेचुरल मटेरियल होते हैं जो हमें अर्थ के अंदर मिलेंगे, कंपाउंड के फॉर्म में या डायरेक्टली मेटल के फॉर्म में। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। और क्या होते हैं कि ऐसे मिनरल जिसमें से क्या निकाला जा सके, और को हम आराम से ईजिली अगर निकाल सकें उसे हम क्या बोलते हैं? और मतलब ऐसे मिनरल जिसके अंदर से मेटल ज़्यादा क्वांटिटी में मिले और इजीली भी एक्सट्रैक्ट हो सके उसे हम बोलते हैं और। ठीक है, ऑल और मिनरल्स हो सकती है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारे मिनरल में मेटल हो। ठीक है ना, ये चीज़ समझ लेना। अब देखो, ये कुछ मेटल हैं और ये इनके और के नेम हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम की और दूसरी ओर क्या नाम है सोडियम की ओर का? NaCl, जिसे रॉक सोल्ट बोलते हैं। एल्यूमिनियम की ओर का नाम है बॉक्साइट, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। जिंक की क्या है? कैलेमाइन और जिंक ब्लेंड्स। कैलेमाइन मतलब जिंक कार्बोनेट और जिंक ब्लेंड मतलब जिंक सल्फाइड। आयरन की हेमेटाइट मतलब आयरन ऑक्साइड। कॉपर की क्यूपराइट या कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड बोल सकते हैं। कॉपर सल्फाइड किसे बोलते हैं? कॉपर ग्लैंस को। मरकरी की है सिनेबार, इसे HgS या मरकरी सल्फाइड बोल सकते हैं। इनकी केमिकल नेम आपको पता होंगे, जैसे अभी मैं बार बार बोल रही हूँ: सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड। नहीं है तो आप लिख सकते हो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वो कॉपी में लिख देना। याद करना है साथ साथ, तभी समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। ओके, सो व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन होता है मेटल को उसकी ओर से अलग करना। इसको ही हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो कितने प्रोसीजर होते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए? 3। एक बात और याद रखना, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। क्या बोला जाता है? मेटलर्जी। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। मतलब सबसे पहले तो हमें ओर को साफ करना है, ओर में से गंदगी हटानी है। दूसरा, फिर जो हमारी ओर आई है निकल के, उसको फिर मेटल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद अगर मेटल इम्प्योर है तो इम्प्योर को भी हमें साफ करना है। तो ये 3 स्टेप होते हैं मेन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में देखो, ये हेडिंग आई गैंग। गैंग क्या होती है कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो भी ओर में प्रेजेंट है उनको रिमूव करो, उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो बाय रिमूविंग गैंग, जब हम गैंग को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कंसंट्रेटेड ओर मिलेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या होती है? मेटल की परसेंटेज क्या होती है? ज़्यादा होती है जब हम इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अब जैसे कि हमें क्या मिल गई? कंसंट्रेटेड ओर मिल गई। अब कंसंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करना है? मेटल में कन्वर्ट करना है। तो इनके ना 3 पार्ट आ जाते हैं। हाई रिएक्टिव मेटल को अलग तरीके से हम अलग करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी को अलग तरीके से करते हैं, लो रिएक्टिविटी के अलग तरीके से करते हैं। ध्यान से देखोगे सब समझ आएगा। ऐसा मत सोचना ये समझ नहीं आ रहा, रिपीट करके देख लेना, सब क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले हम हाई रिएक्टिव वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हाई रिएक्टिव मेटल में कौन कौन से आएंगे? जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इनका ना रिडक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से, बाय देयर मोल्टन क्लोराइड। मोल्टन क्यों लिया? हम एक्वस ले लेते ना तो वो अलग, मतलब उसमें H+ और OH- आयन भी होते हैं, तो वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, इसलिए मैं मोल्टन लिया। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ, राइट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की डेफिनेशन ही क्या होगी बेसिकली, कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं मोल्टन सोल्ट में, तो उसे ही हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? मोस्टली मेटल जो हमें मिलेगा वो कैथोड पे मिलेगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे? अभी पीछे पढ़ के आए थे, देख भी सकते हो आप, कि जो सोडियम की क्या थी? रॉक सोल्ट थी। और इसका वो क्या था?
मतलब फॉर्मूला NaCl। तो हम अब NaCl मतलब सोडियम की ओर से सोडियम को ऑब्टेन करेंगे। तो जब हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें Na मिल जाता है और Cl2 गैस मिल जाती है। अब Na तो हमें मिलेगा कैथोड पे और ये किस पे मिलेगा, एनोड पे। अब इसे ज़रा समझते हैं कैसे ये हुआ। अभी तो सिंपली तोड़ दिया हमने। अब तुम्हें ना ये दो कीवर्ड याद करने हैं। एक तो NCR। NCR का क्या मतलब है, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। नेगेटिव नेगेटिव हो, कैथोड हो और वहाँ क्या होगा, रिडक्शन होगा। और नेगेटिव वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ही जुड़ा होगा, राइट। और PaO पाओ का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन। मतलब जो पॉजिटिव होगा, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा वो एनोड होगा और उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब रिग, मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ें पहले आपको याद रखनी है। अब अब क्या होगा, जैसे कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हमारा Na+ है। जैसे कि ये जो NaCl कंपाउंड बना होगा आयंस के मिलने से ही तो बना होगा। तो अब आयंस टूट जाएंगे, ये इनका बॉन्ड टूटेगा तभी तो हमें ये मिलेगा। अब वही प्रोसीजर समझ रहे हैं, जब ये टूटेगा तो हमें कैसे Na और Cl2 मिलेगा। तो देखो Na+ क्या करेगा, जैसे हमारा कैथोड पे हमने क्या पढ़ा, क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंख बंद करके 2Na+ में क्या कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्योंकि गेन ऑफ रिडक्शन होना है कैथोड पे, रिडक्शन होना है कैथोड पे, इसलिए हमने गेन करा दिए इलेक्ट्रॉन और हमारा क्या बन गया, सोडियम बन गया। और ये सोडियम हमारा कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पर, राइट। ऐसे ही एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आग बंद कर कर इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दो, मतलब माइनस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारी Cl2 गैस किस पे मिल जाएगी, एनोड पर। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। बार बार रिपीट करके वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूँगी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो आप समझ लेना इस टॉपिक को अच्छी तरह से, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हम जो इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो प्योर मिलते हैं। तो ये जो हमें सोडियम मिला है ना, ये प्योर मिला है। मतलब जो भी हाई रिएक्टिव मेटल है ना, उन्हें हम इलेक्ट्रोलिसिस से अगर ऑब्टेन करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमें प्योर ही मिलेंगे। मतलब उसके लिए हमें रिफाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस से हमें प्योर ही मेटल मिलते हैं और मेटल हमेशा कैथोड पर मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मॉडरेट वाला। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, जैसे कार्बन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। ये सोडियम नहीं है यहाँ, ठीक है। ये जो है जिंक हो सकता है, यहाँ जिंक होगा, सोडियम नहीं है, जिंक होगा। अब मॉडरेट मीडियम रिएक्टिव मेटल में ये वाले मेटल आते हैं हमारे। ये एल्यूमिनियम भी नहीं है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना। अब यहाँ से भी कट कर दो। एल्यूमिनियम भी हमारा किस में आएगा, मतलब पहले वाले में, इसमें जो हमने अभी करा, कौन सा है ये, हाईली रिएक्टिव मेटल में, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे इनका। कैसे करते हैं हम, देखो अभी ये जैसे जिंक का, कोई भी जिंक की ओर होती है वो कार्बोनेट में, जैसे हमने पढ़ा था जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में है और जिंक सल्फाइड की फॉर्म में है, ये पढ़ा ना। मतलब कार्बोनेट होता है CO3, होता है सल्फाइड। तो मतलब इन जिनकी ओर कार्बोनेट ओर होती है और सल्फाइड ओर होती है, सबसे पहले हमें उनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए तभी हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करके हमें मेटल मिलेगा। पहली बात समझो, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को हम कैसे अलग करेंगे। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को सबसे पहले उनकी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे और मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के बाद मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, जिससे हमें मतलब मेटल मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड की ओर को, दोनों को चेंज करना है मेटल ऑक्साइड में। फिर मेटल ऑक्साइड का क्या करना है, रिडक्शन करना है। रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगा, ये इम्प्योर मिलेगा। इनकी रिफाइनिंग हमें करनी होती है। तो दो प्रोसेस
कौन से हैं जिससे हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा, वो कौन से हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को बहुत स्ट्रोंगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और रोस्टिंग क्या होता है, इसमें हम सल्फाइड ओर को हीट करते हैं स्ट्रोंगली इन द प्रीजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रीजेंस होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ZnO मिल गया, मतलब हमें दोनों प्रोसेसर से क्या मिल गया, हमारा मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद इनका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। हमने यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन ले लिया, और कार्बन क्या कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा, खुद इसके साथ लग जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक। तो हमें हमारा मेटल मिल गया। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ रोस्टिंग। तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। अब इसी तरह से जैसे मैंगनीज ऑक्साइड होती है, इसको भी रिड्यूस कौन कर देता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, इस ऑक्सीजन को हटा देगा, खुद इसके साथ लग जाएगा और हमें मैंगनीज मेटल मिल जाएगा। तो मतलब एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पे आप समझ लो थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, कि जब हम मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं टू फॉर्म मेटल बाय यूजिंग एल्यूमिनियम पाउडर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जब हम मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट एज एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम को रिड्यूसिंग एजेंट लेकर रिडक्शन कर रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड, मतलब कोई भी मेटल ऑक्साइड का, तो उसे थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना, पूछी भी गई है। तो एक और याद रखना, एक रिएक्शन आयरन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, खुद इसके ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है, आयरन को अकेला छोड़ जाता है। यहाँ पर जो हमें मिला है आयरन, ये मोल्टन आयरन मिला है। और इस मोल्टन आयरन को देखो, हमें पिघला हुआ आयरन मिल गया। तो जैसे रेलवे ट्रैक पर आयरन क्या होते हैं, टूटे हुए होते हैं ना उनका रेलवे ट्रैक, तो उनको दोनों को जॉइंट करने के लिए हम ये मोल्टन आयरन उनमें बीच में फिल कर देते हैं, ताकि वो दोनों आपस में जुड़ जाए। ठीक है, तो याद रखना ये वाली रिएक्शन हमारी किस में यूज़ होती है, फॉर वेल्डिंग द रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, रिएक्शन भी पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। लेस रिएक्टिव मेटल को कैसे करेंगे, जैसे इनमें क्या होता है, बस इनका रिडक्शन कर दो, इनकी ऑक्साइड का बाय हीट, मतलब हीट दे दो इन्हें बस, और ये हमारा किस में बदल जाएंगे, मेटल ऑक्साइड में बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें जो मरकरी की एक सल्फाइड ओर होती है, तो पहले तो सल्फाइड ओर को रोस्टिंग कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मरकरी ऑक्साइड मिल गई। अब जैसे ये मरकरी ऑक्साइड है, तो हमें इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऑक्सीजन दे दो तो ये अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगी और हमें मरकरी मिल जाएगा, और ऑक्सीजन क्या चली जाएगी बाहर, तो हमें मरकरी मिल गई। मतलब लेस रिएक्टिव मेटल में हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। तो एक्सट्रैक्शन का, इसमें भी सल्फाइड ओर होती है, कॉपर ग्लैंस इसे बोलते हैं। तो सल्फाइड ओर में पहले रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर हमें कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। अब कॉपर ऑक्साइड का क्या करेंगे, अब हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया, तो हम ये जो ऊपर बना है ना, इसकी रिएक्शन फिर दोबारा से अनऑक्सीडाइज कॉपर सल्फाइड से कर देंगे, जिससे हमें कॉपर की अच्छी यील्ड मिलेगी, मतलब कॉपर अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। 2 Cu ये रहे और 4 Cu ये रहे, हमें कितने Cu मिल गए, 4 Cu मिल गए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके जाना है दोनों। ठीक है, अब उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मैंने बताया था, जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से हम, या लेस रिएक्टिव मेटल जो मेथड हैं उनसे क्या आते हैं, इम्प्योर मेटल आते हैं, तो उनको प्योरीफाई करना होता है, तो उसी को हम रिफाइनिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, कि प्योरीफिकेशन करना बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसे हम रिफाइनिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉपर का रिफाइनिंग है, तो हम कॉपर का ही पढ़ेंगे। तो कैसे करना है, हमें थिक ब्लॉक बनाना है एनोड का, एक थिक इलेक्ट्रोड बनाना है, किसका, एनोड का।
जो और एनोड आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट करना है। और थिन स्ट्रिप बनानी है प्योर मेटल की, जो कैथोड की बनी होगी, और इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। उसके बाद वो उसके अंदर सॉल्यूशन में एक वाटर सोल्यूबल सोल्ट डालना है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। अब जैसे ये डायग्राम है, नहीं समझ आया दोबारा समझो। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, हमने एनोड बनाया है किसका, एनोड हमने बनाया है थिक, और कैथोड हमने क्या बनाया है, थिन। तो यहाँ पे जो एनोड है, एनोड किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मम्मी अदर साउंड को अवॉइड करिएगा। आगे हम पढ़ते, देखो एनोड किसका बना हुआ है, एनोड का मतलब एनोड किसका बना हुआ है, थिक इलेक्ट्रोड का, और ये जो प्योर कॉपर का हमने क्या बनाया है, कैथोड, ये कैसा बना हुआ है, थिन का। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट लिया है हमने, कॉपर सल्फेट लिया है। अब इसमें जब हम करंट पास आउट कराते हैं तो होता क्या है, अभी हम समझ के आए हैं। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब होगा क्या, जब हम करंट पास कराएंगे तो ये जो इम्प्योर मेटल का ये जो बनाता है, इससे क्या निकलने लगेगा, Cu+ बाहर निकलने लगेगा जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्योंकि हमारा जो कैथोड होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा कैथोड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर Cu2+ अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cu बना देगा। मतलब सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पर Cu डिपॉजिट होगा। कैसे होगा कैथोड पर Cu डिपॉजिट, Cu2+ अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और Cu बना लेगा। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Cu 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। एनोड पे Cu अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, लॉस कर देगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बाहर कैसे निकलेगा, ये Cu2+ के थ्रू। ये बाहर यहाँ पर जो इम्प्योर कॉपर का बनाता है, कैसे निकलेगा बाहर, Cu2+ के थ्रू। और ये Cu2+ फिर किस में जाएगा, कैथोड में। और कैथोड क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को वापस से क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा। देखो कैथोड ने फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो इसलिए यहाँ Cu डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ सारे Cu डिपॉजिट हो जाएंगे। समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो सारा Cu या सॉल्यूशन में भी जो Cu कॉपर सल्फेट का बना होगा, वो सारे कैथोड पे चले जाएंगे और वहाँ जाकर क्या होगा, Cu2+ अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसको दे देगा, कैथोड को दे देगा, और Cu डिपॉजिट हो जाएगा। अब क्या बचा होगा यहाँ पर, सिर्फ इम्प्योरिटीज़। तो जो इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो तो इसके बॉटम में आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एनोड मड। जो इंसोल्यूबल होगी लेकिन जो सॉल्यूशन में घुलने वाली होगी, वो सॉल्यूशन में घुल जाएगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम रही हो उसके लिए सॉरी। आज थोड़ा ये कॉपी पे भी इस वजह से ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर कुछ बच्चों की क्वेरी थी इस टॉपिक में। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो, और थैंक यू। अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू।